स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये DCE 3 के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो है। ये आप समझ लीजिए कि छोटे प्रश्न में भी आ सकते हैं, बड़े प्रश्न में भी आ सकते हैं। तो इसमें से एक CDPO के है ना, CDPO के कार्य सुपरवाइज़र ICDS जो ICDS कार्यक्रम है उसके जो विशेषताएं या फिर निम्नलिखित के बारे में बताइए। इनकी प्रबंधन या बजट बनाने का क्या महत्व है, ये पूछ सकते हैं। संचार के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो मैं आपको एक छोटे से वीडियो में ही कवर करवा देती हूँ लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए, आपके DC3 एग्जाम के लिए। अभी CDPO किसे कहते हैं? CDPO जो होता है वो आंगनबाड़ी का जो बाल विकास पदाधिकारी होता है उसी को CDPO कहा जाता है। और जो CDPO होता है ना, वो आंगनबाड़ियों के जो कार्य वगैरह होते हैं ना, उनको उनकी देखभाल करता है। एक परियोजना जैसे बनाते हैं, जो आंगनबाड़ी समझ लो या ICDS कार्यक्रम होता है, वो एक परियोजना बनाते हैं। तो उसमें 1 लाख की अगर आबादी है कहीं पे, तो वहाँ पे 100 आंगनबाड़ियाँ आती है। और जो इन 100 आंगनबाड़ियों के ऊपर के ये जो 100 आंगनबाड़ियां रहेंगी उसके ऊपर जो एक एक योजना, ठीक है ना, एक परियोजना, उसके ऊपर एक अधिकारी होता है, उसी को बाल विकास पदाधिकारी या CDPO कहते हैं। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। गांव के जो नेता या विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है। क्या इसके काम के मेनली इसके काम होते हैं, जो परियोजना प्रारंभ करते हैं ना, उसके लिए क्या क्या करना होता है वो इसके काम होते हैं। गांव के नेता और या विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क करना। CDPO जो होता है वो पर्यवेक्षक के साथ मिलकर परियोजना क्षेत्र का पहले मैप बनाते हैं, फिर वहां पे रहने वाले जो सरपंच हो गए, पंच हो गए, पंचायत समिति के सदस्य हो गए, या विशेष व्यक्ति जिनकी उठ बैठ होती है ना बड़े व्यक्तियों से, उनसे संपर्क करते हैं और उनको उस कार्यक्रम के बारे में, उसके लाभ के बारे में समझाते हैं। जैसे कि कहेंगे कि देखो हमने आंगनबाड़ी के लिए जैसे अगर कार्यक्रम चलाया तो बताएंगे कि देखिए इससे क्या होगा, गर्भावस्था के दौरान जो माएँ हैं उनको पूरक आहार प्रदान किया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी, ताकि क्या यहाँ पे आपके गांव में जो भी बच्चे होंगे वो स्वस्थ पैदा होंगे। कार्यक्रम में माता व बच्चों को दोनों की मृत्यु दर भी कम होगी। और इसके अंतर्गत विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए आप लोगों के बच्चों का टीकाकरण करवाया जाएगा, ताकि क्या है उनमें अपंगता व बीमारियों से बच सकेंगे। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाएगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा, उनको कुपोषण से बचाने के लिए पूरक आहार दिया जाएगा, वृद्धि अन्वेषण किया जाएगा। तो ये सब उनको बताता है, ताकि वो क्या इस परियोजना को चालू करने में साथ दे उनका। नेक्स्ट क्या करता है, CDPO समुदाय के साथ बैठक आयोजित करता है। समुदाय मतलब वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, उनका CDPO या पर्यवेक्षक जो होता है ना, दोनों मिलके जो ग्राम का प्रधान होता है उसकी हेल्प से वहाँ पे गाँव के समुदाय के साथ बैठकों की व्यवस्था करते हैं, ताकि उस जो वहाँ के समुदाय के लोगों को क्या ICDS कार्यक्रम के लाभ व सेवाओं के बारे में बता सके, और उनसे क्या अनुरोध करे कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें शामिल हो और इसे सफल बनाओ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों का चयन भी CDPO द्वारा करता है। CDPO क्या है, इन बैठकों में जैसे समुदाय के साथ जब भी बैठक करेगा तो वहां पे वो चुनता है कार्यकर्ता को। और कार्यकर्ता की क्या विशेषता होती है, क्या क्या कौन होना चाहिए कार्यकर्ता की, गांव का हो, उसकी शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा तक हो, इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन कई बार अगर जैसे कि उस समुदाय या क्षेत्र में मानो कि औरतें पढ़ी लिखी है ही नहीं, 8वीं तक 5वीं तक की है, तो कम भी पढ़ी लिखी महिलाएं भी चुनी जाती हैं कार्यकर्ता के रूप में। तो ये सब कार्य CDPO करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व जो सहायक है उनका प्रशिक्षण भी CDPO के अंतर्गत जो अनिरीक्षण में ही होता है। CDPO के अंतर्गत ही इन कार्यक्रमों को 3 माह के जो कार्यकर्ता है ना, उन कार्यकर्ताओं को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उनको AWTC भेजा जाता है, जहां पर इन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो सहायक होते हैं ना, उनको 10 दिन का और कार्यकर्ताओं को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जब इन लोगों को काम करते हुए 2 साल हो जाते हैं तो दोबारा से प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, जो कि जो कार्यकर्ता का 2 हफ्ते का होता है, और जो ये सहायक होते हैं उनका 1 हफ्ते का प्रशिक्षण होता है। तो ये सब CDPO करता है। नेक्स्ट, सुपरवाइजर के कार्य क्या है, विशेषताएं क्या, वो बतानी है। काम वगैरह करते हैं तो उनकी उनको देख रेख करता है, उनके काम वगैरह की जांच करता है, पर्यवेक्षण करता है। वह उत्पादन को नियंत्रित करता है, संगठन की योजनाओं में समुचित रूप से क्रियान्वित करता है। वह जो कर्मचारी होते हैं उनको अनुशासित व निष्ठावान बनाने का प्रयास करता है, ताकि वो अधिक से अधिक श्रम से काम करे व मन लगा के काम करे। इसकी विशेषताएं क्या क्या सुपरवाइजर की,
निर्णय ले पाना, एक अच्छा पर्यवेक्षक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। जो कार्यकर्ता अनुशासनहीन होता है, सहयोग नहीं करता, तो उसे अनुशासित करने के लिए क्या, सही टाइम पे सही निर्णय लेने की जरूरत होती है, जो कि एक अच्छे पर्यवेक्षक में होनी चाहिए और होती भी है। पर्यवेक्षण में लचीलापन, सभी लोग अलग अलग होते हैं नॉर्मली, क्यों हमने बच्चों से ही बच्चों के बारे में पढ़ा, तभी हमने पढ़ा है ना व्यक्तिक भिन्नता होती है। तो ऐसे ही सब लोगों में बड़े होने के बाद भी व्यक्तिक भिन्नता होती है, तो उनका व्यवहार व कार्य भी अलग अलग होंगे। इसलिए जो अच्छा पर्यवेक्षक होता है ना, तो ये सब महसूस करता है, उसे पता होता है, तो वो ऐसे सबके साथ बर्ताव करना अपने आप सीख जाता है उनके साथ रहते हुए, कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं ना, उनको मतभेदों का उनमें समायोजन स्थापित कर सकता है। अभी संप्रेषण संबंधी अच्छे कौशल, अन्य लोगों के कार्य करवाने के लिए क्या, वो अच्छे से बात करना सीख जाता है, उसमें होनी चाहिए विशेषता। अच्छे पर्यवेक्षक में लिखित व मौखिक संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए, ताकि वे अपनी बात और संदेश ना अच्छे से दूसरे प्राप्तकर्ता तक समझा दे, कि भाई ये करना है, और ढंग से समझा दे। जिम्मेदारी लेने में तत्परता, वैसे तो कार्य कौन करते हैं, उसके अधीनस्थ कर्मचारी करते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर उनको बस सुपरवाइज करता है, नहीं देखता है, लेकिन वो काम की जिम्मेदारी तो पर्यवेक्षक की होती है ना। मतलब उस काम का कोई भी चीज किसी को जाके बताना है, काम हो गया, तो वो तो कार्य जो पर्यवेक्षक होता है उसी का तो दायित्व रहेगा ही बताना कि भाई काम हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए ये उसी की जिम्मेदारी क्या है, पर्यवेक्षक की होती है। एक अच्छा पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ जो कार्यकर्ता होते हैं ना, उनके कार्य की और स्वयं अपने काम, जो उनके काम और जो स्वयं अपने खुद के काम होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मानव व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि, अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल की जरूरत होती है, कि कार्य में कोई गलती या कमी रह जाए तो क्या उसे खोजना व समाधान करवाना, ये सारी की सारी विशेषताएं अच्छे पर्यवेक्षक में होती हैं। इसलिए अच्छा पर्यवेक्षक जल्दबाजी में निर्णय या कार्य नहीं करते। जैसे कि अगर जैसे किसी भी कार्यकर्ता ने काम किसके लिए कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो ये नहीं करेंगे कि अच्छा नहीं कर पाएगा तो या तो उसे फायर कर देगा, या उसकी शिकायत कर देगा, या लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा। उसकी जगह बल्कि क्या करेंगे, कारण जानने का प्रयास करें, कि भाई आपने ना क्यों कहा, कोई दिक्कत है क्या, और अगर दिक्कत है तो उसका समाधान खोजते हैं। तो ये भी एक जो अच्छा पर्यवेक्षक है उनकी विशेषता है। समानुभूति उत्पन्न करने की योग्यता, ये सभी के साथ समानुभूति के साथ काम करते हैं, उनको अच्छे से समझाते हैं, ताकि कभी भी क्या उनको काम के लिए क्या डांट भी सकते हैं, कभी प्रशंसा भी कर सकते हैं, तो उन लोगों को ये पता चले कि भाई देखो ऐसे होता है, डांट भी पड़ेगी प्रशंसा भी होगी, तो वो लोग अच्छे से काम करें। तो ये हो गया। अभी आईसीडीएस की क्या विशेषता है, यानी कि जो आंगनबाड़ी है ना उसकी, इसके अंतर्गत 6 वर्ष या उससे कम वर्ष के जो उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार के लिए काम किए जाते हैं। बच्चों को पूरक पोषण दिया जाता है, टीकाकरण की सुविधा दी जाती है, यानी कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको स्कूल के लिए तैयार किया जाता है, शालापुर केंद्र की सुविधा दी जाती है। बच्चों को ये सारी सुविधाएं उनके क्या घर के पास ही दे दी जाती है, ताकि बच्चों के माता पिता या बच्चों के दूर नहीं जाना पड़े। इसके लिए वो आंगनबाड़ी की स्थापना की जाती है आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत। जो गर्भवती महिलाएं होते हैं या गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं, उनके लिए पूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, अन्य जरूरी सेवाओं के लिए उनका नाम आंगनबाड़ी में अंकित कर लिया जाता है। माताओं की योग्यताओं को बढ़ावा मिलता है, ताकि क्या वे अपने शिशु को जन्म से ही स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा संबंधी जो भी जरूरतें होती है ना, उनकी पूरी कर सकें। स्थानीय कार्यकर्ता क्या होते हैं, स्थानीय होती है तो घर के पास ही स्त्री व बच्चे ना सबको सेवाएं प्रदान कर सकती है, क्योंकि समझो उसे दूर तो जाना ही नहीं है, कोई भी चीज बतानी है, कोई भी जैसे नया टीका भी लगवाना है कि हाँ भाई आ गया है, पूरक पोषण मिलने शुरू हो गया है, आप भी आओ, बच्चे को नाम लिखवाओ, तो इस तरह से क्या स्थानीय ही होती है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। इस प्रकार इसकी इसी विशेषता के कारण बच्चों व महिलाओं द्वारा अन्य लाभार्थियों को भी इससे जुड़ने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रबंधन क्या है। प्रबंधन शब्द हम प्रबंध के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुप्रचलित शब्द है जो कि लगभग सभी प्रकार की क्रियाओं में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अभी प्रबंधन की परिभाषाएं एक दी है, पहली हेरेल्ड क्रूंच एंड हिंज व्यूरिक ने दी है। उन्होंने कहा है कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना व उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह के साथ काम करते हुए कुछ चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। रॉबर्ट एल ट्रिवेली व एम जेन न्यूपोर्ट ने कहा है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो कि उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। अभी क्रीटमर ने भी प्रबंधन की परिभाषा दी है कि प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में
सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर व उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। किसी भी संगठन, चाहे वह संगठन औपचारिक हो अनौपचारिक हो, इसमें निम्न संसाधन होते हैं, जैसे मानव संसाधन, भौतिक संसाधन व वित्तीय संसाधन। तो इन संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग से संगठनों के लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही प्रबंधन कहलाती है। तो ये 3 परिभाषाएं, इसमें से आप सबसे इजी तो मुझे तो ये हेरन एंड क्रूट्स की लगती है, जो पहले नंबर पे है, तो आप भी ये याद कर लीजिएगा, और तीनों याद हो जाएं तो कहने ही क्या है। जैसे हम शालापुर केंद्र में बाल दिवस का जैसे आयोजन करेंगे, तो क्या है, हम ये देखेंगे कि क्या क्या सामग्री हमारे पास है, कितनी धनराशि है, मदद के लिए कौन कौन लोग आएंगे, स्थान कहाँ है, इसकी संरचना क्या होगी, ये सब संसाधन है हमारे। इन संसाधनों का प्रयोग करके हम क्या आयोजन को यादगार बनाने के लिए जो प्रक्रिया करेंगे ना, वो प्रबंधन कहलाएगा कि भाई ऐसे करेंगे, इस तरह से वो प्रबंधन होगा। जैसे योजना बनाना, आयोजन करना, नियंत्रित करना, मूल्यांकन करना, ये सब के सब प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रबंधन हो गया। बजट बनाने का क्या महत्व है बाल देखभाल केंद्र में? बजट का मतलब क्या? बजट एक निश्चित अवधि में प्राप्तियों व व्यय का अनुमान होता है। यह प्रत्याशित प्राप्ति व प्रस्तावित व्यय का विवरण होता है। इस तरह विवरण तैयार करने की प्रक्रिया बजट बनाना कहलाती है। यानी कि हमने कितना कमाया है, हमने कितना खर्च किया है ना, और कहाँ खर्च होना चाहिए था, कहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें बजट के अंतर्गत आती हैं। बजट बनाने का महत्व क्या है? बजट बनाने का मुख्य कार्य यह देखना होता है कि धन की प्राप्ति कहाँ से हो रही है, कहाँ लगाया जाएगा। बजट व्यक्तिगत मदों के व्यय की राशि बांटने में सहायक होता है। यह उन चीज़ों का पता लगाने में हमारी मदद करता है कि खर्च कहाँ पे किया जाना चाहिए और कहाँ पे किया जा रहा है। अतः बजट योजना बनाने का क्या उपयोगी साधन है बजट। जब भी हम कोई योजना बनाएंगे तो बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि किन चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और किन पे खर्चा करना था, या फिर किस क्षेत्र में हमें करना चाहिए। अभी एक बाल देखभाल केंद्र में बजट बनाने का क्या महत्व है? बाल देखभाल केंद्र जैसी संस्थाएं होती हैं, ये लाभ अर्जित करने वाली संस्थाएं नहीं होती, क्या बच्चों के विकास के लिए चलाई जाती हैं। तो इनको मुख्यतः बाहरी स्रोतों से मिलने वाले फंड पे ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इनकी आय के 2 ही साधन होते हैं। एक तो जैसे किसी से अनुरोध करे कि भाई एजेंसियों से कि है ना हमें डोनेशन दो, या फिर अभिभावकों से जो फीस है वो बढ़ाने के लिए अनुरोध कर ले। तो इसलिए इसके लिए तो बजट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और इसके लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि किन चीज़ों पर खर्च करना है, किन पर कितना खर्च करना है, इसके लिए धन प्राप्त कहाँ से होगा। केंद्र प्रभारी सबका हिसाब रखता है, जैसे केंद्र में कितने घंटे काम होगा, समय अवधि कितनी रहेगी, कितने बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, जो केंद्र है कहाँ पे है, वो शहर में है, गाँव ग्रामीण क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में कहाँ पे है, केंद्र में पर्याप्त स्टाफ है या नहीं है, अन्य जरूरी चीज़ें हैं, फर्नीचर है या नहीं है, दवाइयाँ हैं, जरूरत की सामग्री है नहीं है ना, ये सारी की सारी जो जानकारी विवरण बजट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए बजट बनाना केंद्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारा लास्ट टॉपिक है संचार। क्या है संचार? यानी कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन हो गया, कॉमन का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं ना, उनके बीच समान। तो इस प्रकार जो संचार या संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन, हमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं संप्रेषण क्या है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संचार एक ही चीज है तीनों। तो संचार, संप्रेषण या कम्युनिकेशन का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों को आपस में बांटना। अभी इसकी ना 2 डेफिनेशन दी गई है। एक दी कीथ डेविड ने। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संदेश एवं समझ को एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। और दूसरी दी है सीजी ब्राउन ने। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना का हस्तांतरण है, चाहे उनसे उसमें के विश्वास या विनिमय हो या ना हो, बस जो सूचना दी गई ना प्राप्तकर्ता को ढंग से समझ आ जाए, वही चीज हो गई जो हमारा संचार हो गया, संप्रेषण हो गया। अभी संचार को संप्रेषित करने किस किस के द्वारा कर सकते हैं? विधियां। कई बार हमसे पूछा जाता है ना कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो व्याख्यान दे सकते हैं, प्रदर्शन, सामूहिक विचार विमर्श हो गया, भूमिका अभिनय द्वारा। ये हमारे संचार को संप्रेषित करने की कुछ विधियां हैं। इसकी कार्यनीति क्या क्या है? महिला से महिला की कार्यनीति, महिला से महिला को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, बच्चे से बच्चे को सिखा सकते हैं, समुदाय या समूह का प्रयोग करके अभियान आयोजित कर सकते हैं ना। तो ये कुछ कार्यनीति हो गई। अभी संचार प्रक्रिया में आने वाली के बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रेषक से भी बाधाएं होती हैं, संदेश की वजह से भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं संचार में, और प्राप्तकर्ता से भी। तो प्रेषक के वजह से क्या क्या बाधाएं आती है संचार में? भाषागत अवरोध,
यानी कीजिए कि प्रेषक की जो भाषा होते हैं, जैसे अगर लोग हिंदी जानते हैं और वो इंग्लिश में स्पीच दे रहा है तो समझ नहीं आएगा, तो ये एक गड़बड़ हो सकती है फिर संचार जाने में। बोलने का ढंग, यानी कि बोलने का तरीका ही सही नहीं है, किसी को ना पसंद आ रहा है ना समझ आ रहा है, तो इस वजह से भी संचार की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। अभी संदेश, संदेश अस्पष्ट है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हो, तो ये भी एक बाधा हो गई संचार में। अपूर्ण संदेश, आधा अधूरा संदेश, ये भी एक संचार को बाधित करता है। प्राप्त करता है जैसे कि सोच में भिन्नता, अगर जैसे हमने कहा कि देखो बच्चों को टीका लगवाना चाहिए और उनकी सोच ही अलग है, ना क्या टीके में रखा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है संचार का। दूसरा, प्राप्तकर्ताओं में उत्प्रेरण की कमी या रुचि ना लेना, कि कोई क्या रुचि नहीं ले रहा है, सीखने में सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो संचार कैसे होगा, संचार हो ही नहीं सकता है। तो ये कुछ कारण हो गए जिससे कि क्या संचार की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। तो यहाँ पे ये DEC 3 का टॉपिक खत्म हो गए हैं इंपॉर्टेंट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सब लोगों को अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।